हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। आज हम ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो कि हर तरफ कौतूहल का विषय बना हुआ है। हर व्यक्ति इस सेशन से जुड़े बिंदुओं को जानना चाहता है। आखिर क्या है एक देश एक चुनाव। सेशन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा इसके ब्रीफ पे जाना चाहूँगा। जैसा कि आप हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने बिंदुवार इस टॉपिक को डिवाइड कर रखा है कि इसमें हमें किस किस टॉपिक पे बात करनी है, ताकि ये सेशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आए और जब कभी किसी से आप चर्चा करें तो इन बिंदुओं को रखते हुए आप अपनी बात सहजता के साथ कह सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आखिर क्या है OCOE। जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा देखा है कि OCOE अर्थात एक देश एक चुनाव, वन कंट्री वन इलेक्शन। आखिर ये अवधारणा आई कहाँ से, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, अभी तक जो चुनाव चले आ रहे थे क्या उसमें किसी प्रकार का कोई दोष है जिसको हटाकर इस नई पॉलिसी को लाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि ये चीज आ रही है, पर कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के चलते जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं या जो चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं उनमें एक विशेष कौतूहल का विषय बन गया है और उनमें एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। जैसा कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि OCOE क्या है, अर्थात एक देश एक चुनाव है क्या। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो जैसे अभी इससे पूर्व केंद्र सरकार ने एक देश एक कानून के ऊपर विचार करने का विचार किया था, उसी प्रकार अभी तक की परिस्थितियां ये कहती थी कि लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या फिर आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों में जो विधानसभाओं का चुनाव है, विधानमंडलों का चुनाव है, या उससे भी नीचे बात करें तो जो हमारी इकाइयां हैं, जो हमारे निकाय हैं, चाहे महापौर का चुनाव हो, सभासद का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, ये सब चुनाव अलग अलग समय पे होते हुए आए हैं। अर्थात जिस भी पद का कार्यकाल 5 साल में कंप्लीट हो जाता था, पूरा हो जाता था, उसी पूरा होने से लगभग 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अधिसूचना जारी करके उस चुनाव की डेट घोषित कर दी जाती थी। पर अब इसमें केंद्र सरकार ये चीज करने के विचार में है कि सारे चुनाव को, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो या फिर राज्यों के विधानमंडलों का चुनाव हो या फिर उससे जुड़े हुए निकायों का चुनाव, सारे चुनाव को एक ही साथ कराने पर यह विचार कर रही है। OCOE को इस तरीके से समझा जा सकता है। वर्तमान में व्यवस्था क्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बता रखा है कि अभी तक जिस भी पद का कार्यकाल पूरा होता था उससे 3 महीना पहले, 4 महीना पहले एक अधिसूचना जारी करके उसका चुनाव करा लिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो। चुनाव आयोग का रोल क्या है, जैसा कि हमारे बहुत से प्रतियोगी छात्र जानते होंगे कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग का एवं उसके कार्यों का वर्णन मिलता है कि देश में किसी भी इकाई की, किसी भी बॉडी के जो चुनाव होंगे उसका दायित्व है केंद्र चुनाव आयोग ही वहन करेगी। वो अपने स्तर से चुनाव करवाएगी, उनकी मतगणना करवाएगी और फिर विजयी प्रत्याशी का नाम घोषित कर देगी। चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव के नियम क्या क्या है, ये सारी चीजें 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में दर्ज हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा कि अचानक से ये विषय चर्चा में आया क्यों। तो जैसा कि आप लोग को अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार जो है आगामी 18 से 22 सितंबर
के मध्य एक विशेष सत्र बुला रही है। ऐसे में कुछ जानकार विशेषज्ञ जो हैं और राजनीति से जुड़े लोगों के बीच में चर्चा का माहौल बन गया है कि ये जो विशेष सत्र है वो एक देश एक चुनाव को लेकर ही बुलाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बस विशेष सत्र बुलाने को लेकर ही ये बाजार जो है गर्म हो गया है कि क्या देश में एक देश एक चुनाव लागू होने जा रहा है। क्या विशेष सत्र में इस तरह की बातें उठाई जाएंगी? क्या इस प्रस्ताव को लागू कर दिया जाएगा? अब हम बात करेंगे, क्या ये पहली बार ही हो रहा है कि अपने देश में एक देश एक चुनाव या सभी चुनाव एक साथ कराए जा रहे हों? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पूर्व भी कुल 4 बार हमारे देश में एक साथ लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव कराए जा चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कब कब एक देश लोकसभा के साथ साथ अन्य विधानसभाओं के भी चुनाव कराए जा चुके हैं। तो आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 ये कुल 4 वर्ष हैं। इन 4 वर्षों में लोकसभा और अन्य विधानसभाओं के चुनाव जो हैं एक साथ करवाए जा चुके हैं। हालांकि ये क्रम निरंतरता बना रहता, परंतु बीच में सरकारें विधानसभाओं की सरकारें और लोकसभा की सरकारें भंग हो गई, जिस कारण ये क्रम टूट गया। अब बात करेंगे कि क्या एक चुनाव कराने में कितना खर्च आता है। क्या अलग अलग कराएंगे तो उससे कितना फर्क पड़ेगा और एक साथ कराएंगे तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जानकारी ये होनी जरूरी है कि अभी तक जो चुनाव होते आए हैं उसमें लगभग कितना खर्च आता है। तो जैसे मैं बात करूंगा कि जब हमारे देश में 1951 पहली बार चुनाव हुए थे, उस समय खर्च चुनाव का लगभग 11 करोड़ रुपए, लगभग 11 करोड़ रुपए 1951 में यह खर्च आया था। 2009 की बात करेंगे हम। 2009 में यह खर्च जो है, यह खर्च 1100 करोड़ रुपए का हो गया था। यह खर्च 1100 करोड़ रुपए का हो गया था। अभी हाल की बात करें 2019 में, जब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे, तब यह खर्च लगभग 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए का ये खर्च देखा गया था। अब सवाल ये बनता है कि क्या एक साथ सभी चुनाव को करा लेंगे तो खर्च जो है वो हमारा इससे कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा या इसके समतुल्य रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। कारण ये है कि हमारे देश में अभी तक जो चुनाव हुए आए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होते हुए आए, और चुनाव आयोग ने भी अभी तक उतनी ही मशीनें खरीद रखी हैं या चुनाव आयोग को उतनी ही मशीनें हैं जिससे उसका काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई चुनाव है, तो जितनी चुनाव आयोग के पास मशीनें हैं उसको वो वहाँ भेज देगा, जो वहाँ चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वो मशीन रिफ्रेश करके वो वापस चुनाव आयोग अपने पास जमा कर लेता है। इसके बाद मान लीजिए कर्नाटक में चुनाव है, तो वही मशीनें जो महाराष्ट्र में के चुनाव में यूज हुई थी वही मशीनें रिफ्रेश के साथ कर्नाटक भेज दी जाएंगी, फिर वही मशीनें तेलंगाना भेज दी जाएंगी, वही मशीनें अरुणाचल प्रदेश भेज दी जाएंगी। अर्थात एक ही मशीनों से अलग अलग चुनाव अभी तक संपन्न कराए जाते रहे हैं। पर अगर एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है तो क्या ये खर्च बढ़ेगा कि घटेगा? तो शुरुआती दौर में अगर बात करें तो ये खर्च थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका कारण ये है कि चुनाव कराने के लिए सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम की आवश्यकता होती है। चूंकि चुनाव आयोग के पास अभी इतनी ईवीएम पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वो सभी राज्यों में सभी पोलिंग स्टेशनों में इकट्ठा मशीनें भेज सके। इसके लिए चुनाव आयोग को और भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो क्रैक करनी पड़ेंगी।
रिपोर्टों के अनुसार अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो इस क्रम में 60,000 से बढ़कर 1761 रुपए का अलग खर्च आएगा। मतलब 60,000 जो अभी तक आ रहा था तो वो आएगा ही आएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। कारण ये है कि 1761 करोड़ की जो मशीनें हैं, जो रुपए हैं, वो केवल ईवीएम खरीदने पर या अन्य संसाधन को जुटाने पर खर्च किए जाएंगे। पर धीरे 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 आगामी समय में ये खर्च जो है वो घटता जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे बिंदु क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि OCOE के फायदे क्या हैं। चूंकि एक कहावत कही जाती है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, या किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ उसके अच्छे पहलू होते हैं तो कुछ उसके नकारात्मक पहलू होते हैं। आज हम यहाँ पर दोनों पहलुओं पर बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन पहलुओं को समझेंगे और उस पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं एक देश एक चुनाव के फायदे के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहला फायदा इसका यह है कि बार-बार चुनाव में आने वाले खर्चों में कमी आएगी। जैसा मैंने अभी आपको बता रखा है कि अलग अलग चुनाव होने में अलग अलग धनराशि का व्यय होता है। अगर यही सब चीजें एक साथ ही करा दी जाए, मशीनरी हमारी उतनी लगेगी, संसाधन हमारे उतने ही लगेंगे, तो उन्हीं संसाधनों उसी मशीनरों में अगर हम के लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए जाए तो इससे आने वाले खर्चों में जाहिर तौर पर बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। पर ये स्टार्टिंग में नहीं पॉसिबल नहीं है, ये धीमे 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 करके आगे ये खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। चुनाव ड्यूटी में अधिकारियों कर्मचारियों के लगने के कारण सरकारी कार्यों में होने वाली देरी को दूर किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग ने वोट डाले होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो पीठासीन अधिकारी है या पोलिंग अधिकारी है या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए अन्य अधिकारी है, वहां पर किसी भी प्राइवेट कर्मी की ड्यूटी नहीं लगती है। चुनाव के दौरान जितने भी कार्मिक होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो सरकार द्वारा नियुक्त सभी विभागों से बुलाए जाते हैं और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के उपरांत उनको ड्यूटी पर भेजा जाता है। क्योंकि अलग अलग बार चुनाव होते हैं तो उन्हीं अधिकारियों को बार बार बुलाया जाता है, जिससे कि सरकारी कार्य देर से संपन्न होता है। अगर यही एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है तो कर्मचारियों की केवल एक बार ही ड्यूटी लगेगी और बाकी समय के लिए फ्री होंगे, जिससे सरकारी कार्य को करने में तेजी आ सकेगी। चुनाव में आचार संहिता लगने से लोक कल्याणकारी कार्य में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चुनाव का नोटिफिकेशन आते ही, चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती। इस आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है, जो उस समय सत्ता पर विराजमान सरकार है, वो किसी भी प्रकार के कोई घोषणा नहीं कर सकती है, कोई वादे नहीं कर सकती, जिससे कि उसको प्रत्यक्ष रूप से आने वाले चुनाव में फायदा मिल सके। अच्छा, जो भी नियुक्ति होती है, जो भी लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, ये सब आदर्श आचार संहिता हटने के बाद से ही आगे कैरी किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर एक साथ ही चुनाव होंगे तो आदर्श आचार संहिता एक बार ही लगेगी और उसके बाद बाकी बचे समय में आदर्श आचार संहिता नहीं लगी होने के कारण जो भी लोक कल्याणकारी कार्य हैं वो बड़ी सहजता से और सुगमता से आगे प्रतिपादित हो सकेंगे, जिससे कि देश का विकास हो सकेगा। सरकार के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। इस बिंदु का तात्पर्य यह है कि अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो उसमें जो जनता की जवाबदेही होती है, मान लीजिए कि कोई चुनाव केंद्र सरकार में हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के दौरान कुछ मैनिफेस्टो जो है या चुनावी घोषणा पत्र है वो केंद्र सरकार अपने जारी करेगी
और जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं वो अपने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो में बिंदु लिखे होते हैं, अगर वो सरकार नहीं करती है तो सीधे जनता केंद्र सरकार से इस बात का जवाब ले सकती है कि क्या आपने अपने वादे में ये लिखा था और आपने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। जबकि अगर एक साथ ही सभी चुनाव हो जाएं तो इस दौरान जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, दोनों अपने सेम मैनिफेस्टो जारी करेगी। क्योंकि कोई पार्टी, मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, बीजेपी या फिर कांग्रेस, अगर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाएगी एक साथ चुनाव लागू होने पर, तो वो सभी देशों का, माफ कीजिएगा, केंद्र का और सभी राज्यों का जो मैनिफेस्टो हो एक साथ बनाएगी और उस पर काम करेगी। अगर वो उस पर काम नहीं कर सकती तो सभी राज्यों की तरफ से उस पर दबाव होगा। इसी के साथ ही केंद्र सरकार में काम नहीं करेगा तो उसका भी दबाव अन्य राज्य सरकारों पर होगा। इससे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही तय होगी। उम्मीद करता हूं कि आप एक देश एक चुनाव के फायदे समझ गए होंगे। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जैसे कि क्षेत्रीय मुद्दों को नजरअंदाज हो जाना। जैसा कि मैंने अभी आपको चौथे बिंदु बताया था कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर साथ चुनाव होंगे तो जो सत्ताधारी पार्टी है या केंद्रीकृत पार्टी है वो अपना मैनिफेस्टो केंद्र के लिए और सभी राज्यों के लिए एक साथ जारी करेंगे। अब अगर ऐसे में उसने केंद्र की तरफ से कोई मैनिफेस्टो जारी किया तो उसने कुछ ऐसे पॉइंट, उसने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे पॉइंट डाले जो कि केंद्र के लिए तो आवश्यक हैं, परंतु राज्य के क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो उससे इतर होंगे। तो इसका फायदा जो है उस राज्य के विशेष लोगों को नहीं मिलेगा जिसको उसकी जरूरत होगी। दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, जनता के प्रति जवाबदेही का खतरा। जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि अगर चुनाव होते हैं तो जनता सरकार के प्रति सीधे जवाबदेही होगी, पर अगर एक साथ चुनाव होते हैं और मान लीजिए कि कोई केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, केंद्र सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसको सभी जगह सर्कुलेट कर दिया, अर्थात सभी राज्यों का प्लस केंद्र का जो मैनिफेस्टो है एक साथ उसने जारी किया, तो ऐसे में मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने जो मैनिफेस्टो जारी किया वो केंद्र के तौर पे तो काम किया पर वो काम राज्य के तौर पे नहीं हो पाया, तो ऐसे में जवाबदेही किसकी बनती है? क्या वहां के मुख्यमंत्री की बनती है या फिर प्रधानमंत्री की बनती है, उस पार्टी की बनती है? उम्मीद करता हूं कि आप ये बात को समझ रहे होंगे। एक साथ चुनाव कराने में आने वाली मुश्किलें, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि एक राज्य में चुनाव होते हैं तो कुछ समय के लिए उस राज्य में हलचल का माहौल रहता है, चारे तरफ नए नए नियम लग जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होंगे तो क्या पूरे देश में इस तरह की मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं? बिल्कुल करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एक चुनाव होने पर कई प्रकार के सुरक्षा बल होते हैं, वो उस चुनाव में अपना दायित्व निभाते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो अपना दायित्व निभाते हैं। जैसे कि मैं आपके ही जिले की बात करूं, अगर आपके जिले में कोई चुनाव होता है तो उस जिले का चुनाव कराने के लिए बाहर से पुलिस फोर्स मंगाई जाती है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए उतने अनुपात में हमारी पुलिस फोर्स मौजूद नहीं है, तो ऐसे में कुछ पुलिस फोर्स से दूसरे जिले से बुलाकर, कुछ सेंट्रल से बुलाकर उस चुनाव को या किसी भी चीजों को संपन्न कराया जाता है। अब ऐसे में पूरे देश में चुनाव होगा तो जो भारी पुलिस फोर्स की कमी होगी उससे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस अन्य काम कराने के साथ साथ सुरक्षा का भी आभास कराती है, सुरक्षा भी आम जनमानस को देती है। ऐसे में पुलिस अगर वहां बिजी होगी तो सुरक्षा फिर कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है।
अगर बीच में ही सरकार गिर गई तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर सरकार बीच में ही गिर गई तो मान लीजिए कि केंद्र सरकार, मैं अभी की बात करूं, अगर ये एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है तो 2024 में अन्य विधानसभाओं के और केंद्र सरकार के चुनाव, प्रधानमंत्री पद के चुनाव जो हैं एक साथ करा लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि 6 महीने बाद 7 महीने बाद केंद्र की सरकार गिर जाए किसी भी कारणवश, तो क्या बाकी राज्यों में भी चुनाव साथ में दोबारा कराने होंगे? या मान लीजिए किसी भी राज्य की कोई सरकार गिर जाए तो क्या उस राज्य के साथ साथ बाकी राज्यों और केंद्र सरकार के चुनाव भी दोबारा कराने होंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है। नेताओं के मन से डर निकल जाएगा, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि अभी तक होता क्या है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार, कोई भी राज्य की मैं बात कर लूँ, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या जो प्रदेश लेवल के नेता हैं, उनके मन में एक डर होता है कि हमें उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करना है ताकि उसका फेस, उस काम को हम दूसरे प्रदेशों में भी बता सके जाके, और वहां पर भी हमारी सरकार बन सके जाके। अब अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ होंगे, फिर मान लीजिए कि सारे प्रदेशों के चुनाव और केंद्र सरकार के चुनाव 2024 में होंगे। अब अगले चुनाव जो हैं 2029 में होंगे, तो क्या ये जो 5 साल का गैप है इसमें नेताओं के मन में कोई डर रहेगा? क्योंकि बीच में तो कोई चुनाव पड़ेंगे ही नहीं, तो अपने मन की करेंगे। और जब चुनाव आने वाला होगा तो उन्होंने जो गलतियां की उसमें पर्दा डालना या फिर उसको संभालने में जुट जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि क्या एक देश एक चुनाव जरूरी है? तो इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? उम्मीद करता हूं कि आपको एक देश एक चुनाव के फायदे और नुकसान अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रखेंगे, और आप क्या सोचते हैं इस विषय पर उससे मुझको अवगत कराएंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।